मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट अपराध की प्रमुख विचारधाराएं और व्याख्याएं, जिसमें कि पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, नव शास्त्रीय विचारधारा, प्रारूपवादी विचारधारा, समाजशास्त्री विचारधारा, वातावरणीय विचारधारा, विविध कारक विचारधारा। अब इन विचारधाराओं का विस्तृत व्याख्या हम प्रस्तुत करते हैं। पहला है पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, प्री क्लासिकल स्कूल। सेंट थॉमस एक्विनोस को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। पूर्व शास्त्रीय विचारधारा का, इस विचारधारा का सूत्रपात ऐसे समय हुआ जब आध्यात्मवादी चिंतन प्रखरता पर था। उस समय दैवी शक्ति को सर्वोपरि माना जाता था। जनसाधारण में धारणा व्याप्त थी कि मनुष्य के सभी कृत्य किसी अज्ञात दैवी शक्ति से नियंत्रित होते हैं। हॉब्स, लॉक, ऑगस्ट कॉम्टे आदि को इस विचारधारा का समर्थक माना जाता है। दूसरी है शास्त्रीय विचारधारा। शास्त्रीय विचारधारा का जनक बेकारिया को माना जाता है। आगे ब्लैकस्टोन, बैंथम, फायरबॉक आदि विचारक भी इस विचारधारा के समर्थक बन गए। इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा है। इसके अनुसार व्यक्ति जो कुछ करता है वो उसकी स्वतंत्र इच्छा से करता है। प्रत्येक कार्य में वह अपना हित, अहित, भला बुरा और सुख दुख सोचता है। जो कार्य उसे अपने लिए अच्छा लगता है वो उसी को करता है। अपराध भी इसी का परिणाम है। यदि किसी कार्य से उसे सुख मिलता है तो वो उस कार्य को कर बैठता है, और चाहे वह कार्य आपराधिक ही क्यों न हो। स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत की जड़ सुखवादी दर्शन है। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत इसी के अनुरूप है। सुखवादी दर्शन और उपयोगितावादी सिद्धांत से ऐसा कानून बनाने की प्रेरणा मिली जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता हो। तीसरी है नवशास्त्रीय विचारधारा। नवशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार व्यक्ति की विषमताएं भी अपराधों का कारण हैं। समान अपराधों के लिए समान दंड की व्यवस्था न्याय संगत नहीं है। दंड की मात्रा अपराध के कारणों, परिस्थितियों, अपराध की आयु, चरित्र, मानसिक दशा आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। गिलिन के मत में नवशास्त्रीय विचारधारा का विकास शास्त्रीय विचारधारा द्वारा प्रतिपादित समान अपराधों के लिए समान दंड की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। प्रारूपवादी विचारधारा, इस विचारधारा को कभी कभी सकारात्मक विचारधारा कह दिया जाता है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है अपराधों का कारण केवल सुखवादी दर्शन ही नहीं अपितु अपराधी की व्यक्तिगत विशेषताएं, शारीरिक रचना और मानसिक दशा भी है। लोम्ब्रोसो, एनरिको फेरी और रैफिलो गारोफेलो ये अपराध शास्त्री इस विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। यह विचारधारा इटालियन विचारधारा कहलाती है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जन्मतः अर्थात जन्मजात अपराधी, मनोविकृत अपराधी, क्रिमिनाइट्स। एनरिको फेरी ने अपराधियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है: आदतन अपराधी, मानसिक विकृत एवं अपराध व्ययनी, और दूसरे हैं अवसर अपराधी, बाह्य परिवेश के कारण अपराधी एवं विशेष भावावेश वाले अपराधी। समाजशास्त्री विचारधारा, सदरलैंड अपराध को एक सामाजिक घटना मानते हैं। समाजशास्त्री विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि अपराधों का मुख्य कारण सामाजिक परिस्थितियां होती हैं।
व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी परिस्थितिवश अपराध कर बैठता है। सदरलैंड, डोनाल्ड आर टैफ्ट, रैकलेस, ऑकबर्न, केवन, ये अपराध शास्त्री इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार अपराधों के मुख्य कारण है सामाजिक विषमता, सामाजिक विघटन, आर्थिक विषमता, बेकारी, बेरोजगारी, वर्ग विभेद, वातावरण, संगति, आपराधिक उपसंस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, कर्तव्य भंग, अत्यधिक जनसंख्या इत्यादि। सदरलैंड के अनुसार अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, वे अपराध तो सीखे जाते हैं। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसा ही कार्य करने लग जाता है। सदरलैंड के सिद्धांत को विभिन्न संपर्क सिद्धांत कहा जाता है। रैकलेस, अपराधों का कारण व्यक्ति की दुर्बलता है। जब व्यक्ति समाज के साथ सामाजिक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो अपराध की ओर उन्मुख होता है। डोनाल्ड आर टैफ्ट, सामाजिक विघटन ही अपराधों का कारण है। भौगोलिक या पारिस्थितिकी विचारधारा, इस विचारधारा के समर्थक अपराधों का कारण जलवायु, प्राकृतिक साधन, भौगोलिक परिस्थितियाँ इत्यादि को मानते हैं। मॉन्टेस्क्यू, क्वेटलेट, क्लिफोर्ड शॉ, हेनरी मैके इत्यादि अपराध शास्त्री इस विचारधारा के समर्थक हैं। वातावरणीय विचारधारा के अनुसार अनुकूल सामाजिक वातावरण में अपराध कम होते हैं, जबकि प्रतिकूल सामाजिक वातावरण में अपराध अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। गर्मियों में व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध एवं सर्दियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध अधिक घटित होते हैं। अत्यधिक जनसंख्या और भीड़ भरे क्षेत्रों में अपराध अधिक होते हैं। भूमध्य रेखा के पास अपराध अधिक होते हैं, जबकि कर्क और मक्खन रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ अपराध कम होते हैं। विविध कारक विचारधारा, ये विचारधारा विलियम हीली के बहुकारकवाद के सिद्धांत के समर्थित है। ये विचारधारा अपराध की अत्यंत उदार व्याख्या करती है। सिरिल बर्ट ने भी अपराध के लिए अनेक कारकों को उत्तरदायी माना है। अपराध के प्रमुख सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ क्राइम, बेकारिया का सुखवाद, सिसरे बेकारिया शास्त्रीय विचारधारा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन एन एसे ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक में किया है। इसे सुखवाद या स्वतंत्र इच्छा सिद्धांत कहा जाता है। बेकारिया के सुखवादी सिद्धांत की व्याख्या डोनाल्ड टैफ्ट द्वारा इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की सुख दुख की अपनी अपनी कल्पना होती है और मनुष्य की यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह सुखों का अधिक से अधिक उपयोग करे और दुखों से बचे। इसी सुख की इच्छा के कारण वो कभी कभी अपराध कर बैठता है। इस प्रकार स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत की जड़ सुखवादी दर्शन है। लोम्ब्रोसो का जैविकी सिद्धांत, अपराध शास्त्र के जनक सिसरे लोम्ब्रोसो ने अपराध का उद्विकासीय प्रारूप सिद्धांत दिया है। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो ने अपराध को एक जैविकी प्रघटना बताया। अपराधियों में विशिष्ट शरीर रचना क्षति चिन्ह, असामान्यता और असममिति, संवेदनहीनता, प्रत्यावर्तनीय ललाट, अधःपतन लक्षण एवं अपराधी प्रकार पाए जाते हैं। फैरी और गारफेलो ने इसका समर्थन किया। सदरलैंड का समाजशास्त्री सिद्धांत, सदरलैंड अपराध को एक सामाजिक घटना मानता है। सदरलैंड की व्याख्या को विभिन्न संपर्क सिद्धांत कहते हैं। सदरलैंड ने कहा है कि आपराधिक आचरण सीख का परिणाम होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। आपराधिक आचरण अन्य व्यक्ति की संगत में
पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। आपराधिक आचरण की सीख का मुख्य भाग चिर परिचित समूहों में गठित होता है। सदरलैंड ने अपराध शास्त्री विचारधारा को नई दिशा दी और उसे यथासंभव वस्तुपरक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। सदरलैंड का निष्कर्ष है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते अपितु समाज द्वारा बनाए जाते हैं। एनरिको फेरी का सिद्धांत अपराध शास्त्र के विकास में एनरिको फेरी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एनरिको फेरी लोम्ब्रोसो का शिष्य था और उसने लोम्ब्रोसो की विचारधारा पॉजिटिव और शारीरिक प्रारूप को आगे बढ़ाया। एनरिको फेरी ने आपराधिक संतृप्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फेरी कहता है कि व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित करने वाले कारकों में संवेदनशीलता, सामाजिक अक्षमता, भौगोलिक स्थिति आदि का भी महत्वपूर्ण हाथ रहता है। फेरी ने सामाजिक परिस्थितियों को भी अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। एनरिको फेरी अपराध को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों का मिला जुला परिणाम मानते हैं। फेरी ने मृत्युदंड और प्रतिशोधात्मक दंड का विरोध किया। अपने जीवन के अंतिम समय में फेरी का महत्वपूर्ण योगदान अपराधों के निवारण के लिए अपराध निवारण अभियान की शुरुआत थी। राफेल गारोफेलो का सिद्धांत राफेल गारोफेलो ये भी लोम्ब्रोसो का शिष्य था और एनरिक फेरी के समकालीन था। गारोफेलो अपराधों के सुखवादी दर्शन और स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत से सहमत नहीं था। उसने अपराध की एक नवीन परिभाषा देते हुए अपराध व्यक्ति द्वारा कारित ऐसा कृत्य है जिसके कारण सामान्य व्यक्ति में अंतर्विष्ट दया और न्यायिकता की भावनाओं का प्रहार होता है और जो समाज के लिए अहितकर होता है। गारोफेलो ने अपराधों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: हत्यारे, हिंसक अपराधी, न्यायिक भावना रहित अपराधी जैसे चोर और काम वासना अर्थात यौन अपराधी। हेनरी गोडार्ड का मानसिक दुर्बलता का सिद्धांत अपराध शास्त्र के विकास में मानसिक परीक्षण विचारधारा का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक गोडार्ड, गोरिंग, फायट, एडलर, कार्ल जुंग इत्यादि रहे हैं। इस विचारधारा का उदय लोम्ब्रोसो के सिद्धांत की लोकप्रियता कम होने के कारण हुआ। गोडार्ड अपराधों का कारण और अपराधों की पहचान मानसिक दुर्बलता मानते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति में कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने की क्षमता और शक्ति का अभाव होता है और इसी कारण वो अपराध कर बैठता है। गोडार्ड की मान्यता है कि मानसिक दुर्बलता जो मेंडेलियन यूनिट के रूप में वंशानुक्रम में मिलती है वही अपराध का कारण है, क्योंकि दुर्बल मस्तिष्क का व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने अथवा कानून को समझने में असमर्थ रहता है। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा इटालियन संप्रदाय का ही एक भाग है। जब मानसिक परीक्षण विचारधारा समाप्त प्रायः हो गई तब तक विचारधारा का अभ्युदय हुआ। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फ्रॉयड, एडलर और एब्राहम सेन हैं। मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा मुख्य रूप से भावात्मक असमंजस्य को अपराध का कारण मानती है। सिगमंड फ्रायड अपराध के मुख्यतः 4 कारण मानते हैं: इंडियस कॉम्प्लेक्स, अचेतन निराशा, मौलिक इच्छाओं का दमन, इड, ईगो और सुपर ईगो में टकराव। मर्टन का एनोमी सिद्धांत समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने इमाइल दुर्खिम की एनोमी अवधारणा को विचलन या अपराध के रूप में प्रस्तुत किया है। मर्टन के अनुसार समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों, संस्थागत साधनों के बीच तनाव या विसंगति विचलन और अपराध को जन्म देती है। अतः इसे
मर्टन का तनाव सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे निम्न टेबल से समझा जा सकता है। स्वीकृति, सांस्कृतिक साधन, लक्ष्य स्थिति और संस्थागत साधन। इसमें स्वीकृति में अनुरूपता, स्वीकृति में नवाचार, अस्वीकृति में संस्कारवाद, अस्वीकृति में प्रत्यावर्तनता, अस्वीकृति एवं नवीन संसाधनों की पहचान में अस्वीकृति के साथ स्वयं की क्रांति। मर्टन के अनुरूपता या समरूपता का अनुकूलन कहा है तो विचलन और अपराध नहीं है। शेष स्थितियां विचलन और अपराध को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार मर्टन ने विचलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रथम कारक का विचलन और अपराध वह है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग नहीं करके नए साधन ढूंढ निकालते हैं। मर्टन ने इसे नवाचार कहा है, जैसे परीक्षा में नकल। दूसरे प्रकार के विचलन और अपराध में व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो करते हैं किंतु वे समाज स्वीकृत उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं हो पाते। यह संस्कारवाद है, जैसे लकीर के फ़कीर। तीसरे प्रकार के विचलन और अपराध में लोग समाज स्वीकृत उद्देश्यों और साधनों दोनों के ही प्रति उदासीन होते हैं। यह विचलन का गंभीर स्वरूप है जिसे प्रत्यावर्तनता कहा गया है, जैसे भिखारी और नशेड़ी। मर्टन ने विचलन और अपराध की अंतिम अवस्था में स्थापित लक्ष्य और साधनों दोनों को नकार कर नवीन लक्ष्य और नवीन साधनों के निर्माण को महत्वपूर्ण माना है। इसे व्यक्ति अपने नए लक्ष्य और नए साधन स्थापित करते हैं, जैसे क्रांति और आंदोलन। गैब्रिएल टार्डे का अनुकरण सिद्धांत। गैब्रिएल टार्डे प्रारूपवादी विचारधारा के प्रबल आलोचकों में माने जाते हैं। उनका मत था कि सामाजिक आपराधिक आचरण के लिए मुख्य रूप से 2 बातें उत्तरदायी हैं। पहली है सामाजिक परिस्थितियां और दूसरा है वातावरण। जैविक और भौतिक तत्वों का आपराधिक आचरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर गैब्रिएल टार्डे ने साबित करने का प्रयास किया कि अपराधों का मूल आधार अनुकरण है। गैब्रिएल टार्डे ने अपराधियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है, नगरीय अपराधी और ग्रामीण अपराधी। गैब्रिएल टार्डे ने अपराध शास्त्र में अनुकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि अपराध एक सीखा सिखाया व्यवहार है। ज्यों-ज्यों अपराध में वृद्धि होती है त्यों-त्यों अपराधी की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक अपराध कारित होते हैं। अपराध का आर्थिक सिद्धांत। डच अपराधशास्त्री बोंगर ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर अपराध की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है। बोंगर के अनुसार अपराध सामाजिक और आर्थिक दशाओं का परिणाम है। फोर्नेसरी, सेलिन और अन्य मार्क्सवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं। अपराध के आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर वह अवैध, अनैतिक और आपराधिक रास्ते अपनाने को बाध्य होता है। अतः समाज का सामाजिक आर्थिक ढांचा अपराध के लिए जिम्मेदार है। अपराध का राजनीतिक सिद्धांत। अपराध एक अंतर्वैश्विक अवधारणा है। समाज की शासन पद्धति, सरकार, शासक, राजनीतिक प्रणाली और कानून विधान अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। सिसरे बेकारिया, बैंथम, कार्ल मार्क्स, सिरिल बर्ट इत्यादि ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। पूंजीवादी, समाजवादी, राजतंत्र, एकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन व्यवस्थाओं में अपराध के भिन्न भिन्न स्वरूप देखे जा सकते हैं। सदरलैंड विश्वविद्यालय के एंथोनी एम ट्रेडो ने अपनी पुस्तक क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 2009 में सत्ता, शक्ति, विधान, राजनीतिक मूल्य, चुनाव प्रक्रिया और दोषपूर्ण राजनीतिक समाजीकरण को अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। समकालीन अपराध शास्त्रियों का मानना है कि अपराध का कोई एक निरपेक्ष कारण नहीं है। अपराधों के अनेक कारण होते हैं, अर्थात अपराध विभिन्न कारकों का परिणाम होता है। अपराध के कारणों का कोई एक सार्वभौम
अथवा निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत न तो प्रतिपादित किया जा सकता है और न ही भविष्य में किए जाने की संभावना है। इसी धारणा पर आधारित विविध कारक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ। सिरिल बर्ट इसके समर्थक हैं। विविध कारक सिद्धांत के समर्थकों का यह मत है कि अपराध अनेक परिस्थितियों अथवा कारकों के संयोग से कारित होता है। अब तक अपराधों के 170 कारकों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से प्रत्येक कारक किसी न किसी अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस विचारधारा को विलियम हीली के बहुकारकवाद के सिद्धांत से काफ़ी बल मिला है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपराध के सिद्धांत, क्लोवार्ड ओलिन, डैनियल ग्लेजर, अल्बर्ट कोहेन, डेविड मार्जासाइकस, हावर्ड बेकर, वाल्टर रैकलेस, थोस्टन सेलिन, रिचर्ड क्विनो, विल्सन और कैलिंग। उसके साथ ही साथ अपराध और अपराधियों का वर्गीकरण, अपराध के आवश्यक तत्व, सक्षमता या अथवा सामर्थ्य, हेतुक और आशय के बारे में। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स को, वीडियोस को शेयर करें। और आधे से ज़्यादा सिलेबस सोशियोलॉजी का कवर हो चुका है। थोड़े बहुत ही यूनिट बचे हैं। इसके बाद हम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करते हुए अगले विषय की तरफ चलेंगे। कॉम्टेरिया पे बराबर बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कॉम्टेरिया को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।